यू मैम। उस टाइम पे ये चीज नहीं पता थी कि वो क्या चीज है जो जीन्स को पेरेंट से बच्चे के पास लेकर जा रही है। ठीक है, उस चीज के बारे में नहीं पता था कि जीन गया कैसे, वो किसी पैकेट में पैक होकर चला गया है या फिर वो किसी लिक्विड के थ्रू गया है, वो गया किस तरीके से, इस चीज की नॉलेज नहीं थी। सो ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, मेंडल के पास 100 सालों तक द नेचर ऑफ प्यूटिटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटिव। प्यूटिटिव मतलब जो एक्सपेक्टेड होता है कि जेनेटिक मटेरियल कुछ है, पर उसकी किस तरीके की नेचर है इसकी स्टडी चलती रही, अभी ज्यादा क्लियर कुछ नहीं था। दैट जो आइडिया था वो ये कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या? तो जो डीएनए है विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो जेनेटिक मटेरियल होता है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन सब में नहीं होता। तो ये लाइन अच्छी है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अंडरलाइन दिस लाइन। राइट, मूविंग ऑन, यहाँ से यहाँ तक कर ली। नाउ इन द क्लास 11th यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमने पढ़ लिया कल, राइट? मैम। यो मैम। तो अब इससे आगे पढ़ेंगे। देखो, अब इन्होंने फुल फॉर्म दिए तो नीट पूछ सकता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, जो आपको लिविंग सिस्टम्स के अंदर मिलते हैं। डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको आ जाएगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, तो इसको अंडरलाइन कर लो। ऊपर वाली लाइन तुमको पता है, इसे मत करो, इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लो कि डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट को डब्बा बना लेना, कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। अब आरएनए के बारे में 3 वर्ड्स दे रखे हैं इन्होंने, तो उसको साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह इन सम वायरसेस, सम। और ये मोस्टली फंक्शन करता है एज ए मैसेंजर, ये मैसेंजर की तरह काम करता है। एनसीईआरटी कहती है मोस्टली मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आरएनए एडिशनल रोल भी होता है इसका, ये अडेप्टर की तरह भी काम करता है, तो यहाँ लिखो अडेप्टर की तरह भी काम करता है। इसका स्ट्रक्चरल रोल भी होता है, ये सब तुम पढ़ोगे चैप्टर में। और ये कैटेलिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, तो कैटेलिस्ट की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आरएनए के साथ साइड में लिख लो। ओके, क्लियर? यो मैम। याद रखना मोस्टली वो काम करता है एज ए मैसेंजर, ये एनसीईआरटी कह रही है। क्लियर? यो मैम। तो आप ऐसे एनसीईआरटी से अपने नोट्स निकालते हो। ठीक है जी, आप लोगों ने आई होप साइड में लिख लिया। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ना कुछ भी आ सकता है, इसलिए लाइंस पढ़नी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, in class 11th you have already learned the structure of nucleotide and the way these monomer units are linked to form the nucleic acid polymer। ये तो हमने कल पढ़ा ही था कैसे ये लिंक करते हैं। इन दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे, तो अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं, कि अभी ये डिस्कस होंगे तब समझ आएगा। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज अ डीएनए। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो टी को अंडरलाइन कर लेना, ये टाइड का एक लॉन्ग सा पॉलीमर है। डीएनए की लेंथ कैसे हम डिफाइन करते हैं, एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड उसके पास कितने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और क्लास में आते हैं। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ लिया ना, बस रोज थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी पढ़नी है ताकि कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 2 है। डेट क्या है आज? मैम 16। ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली पढ़ते क्या हो आप? न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। मॉलिक्यूलर लेवल पे, बिल्कुल मॉलिक्यूल के लेवल पे किसी चीज को पढ़ना इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें जनरली हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, नो डाउट। लेकिन किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे बनने, वो किस एलिमेंट से मिलके बनी है, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निकली कहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर भी करें और डीएनए की पैकेजिंग करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कितना हमसे हो पाता है। सो अब देखो, कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे? मेरे को एक न्यूक्लियोटाइड बताना, न्यूक्लियोटाइड में क्या 3 चीजें होती है? मैम शुगर शुगर, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो मुझे एक बात बताओ कि नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन से अटैच होता है? कार्बन
First. फर्स्ट फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस से फर्स्ट से अटैच होता है, इसे याद करना है भाई, कितनी बार बताऊं, है ना। और कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है? मैम OH। एच, करेक्ट, एच होता है डीएनए के केस में, डीएनए का बना रही हूँ। यो कार्बन मैम नंबर 3 पे क्या अटैच होगा अब, OH। है ना। OH तो ये आगे जाके रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप दूसरे डीएनए के फॉस्फोरस के साथ, है ना। यो दूसरे डीएनए के कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड के? दूसरे न्यूक्लियोटाइड के। बेटा न्यूक्लियोटाइड के कुछ इस तरीके से होगा ना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हुआ और इन दोनों बॉन्ड को टुगेदर हम क्या बुलाते हैं? नहीं, फोस्फो, तुक्के नहीं मानने हैं, तुक्के नहीं मानने हैं। जब कार्बोहाइड्रेट होगा तो मैं बोलूंगी ग्लाइकोसिडिक, जब भी बीच में फॉस्फेट दिखाई देगा तो वो बॉन्ड होगा फॉस्फो ही। अब कितने बॉन्ड है? दो दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है ना, तो दो है, दो एस्टर बॉन्ड। Phosphodiester bond. Phosphodiester. फॉस्फोडाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये बात क्लियर थी हमें, यो है ना। तो डीएनए जो है उसकी कोई एक ऐसी चेन है ना। तो अगर ये मैं चेन बनाऊं तो मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा बना 5 कार्बन शुगर और यहाँ पे अटैच हुआ हमारा, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट अटैच कर रही हूँ और ये नाइट्रोजनस बेस, राइट। बना सकती हूँ ऐसे, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? No, ma'am. तो इसको सिंपल सा बनाने की कोशिश करते हैं जितना सिंपल हो सकता है। ये फॉस्फेट, फिर ये यहाँ से अपनी कॉपी में बनाना साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ अभी मैं, ठीक है। ऐसे बनाओ जरा। तो ये मैंने एक चेन बना ली, है ना। अब आप एक चेन के अंदर देख सकते हो ना कि जितने नाइट्रोजनस बेस है वो सेंटर की तरफ पॉइंटेड है, कुछ इस तरीके से, है ना, सेंटर की तरफ पॉइंटेड है, ऐसा है ना नाइट्रोजनस बेसिस का, Yo, ma'am. राइट। तो ये जो पीछे की तरफ यह गया है, जो येलो वाली लाइन है, ये जो येलो वाली लाइन है ना, इसको हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का बैकबोन है। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारे पीछे, उसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल की बैकबोन भी होती है। तो दिस इज अ बैकबोन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो जो बाहर की तरफ पॉइंटेड है वो नाइट्रोजनस बेस है, तो बैकबोन किससे बनी हुई है? Sugar. शुगर एंड Phosphorus. फॉस्फेट, यस। तो ये इंटायर चीज है ना, दिस इज द बैकबोन। तो मैं इसको यहाँ से लिख दूं कि दीज इंटायर चीज इज द बैकबोन ऑफ डीएनए and it is made up of what? Sugar. Phosphate group, right? यो मैम अब देखो जो सामने वाली जो चेन, अब अगर तुम ये चेन पूरी लंबी जितनी मर्जी लंबी कर लो, ठीक है, जितना भी लंबी करो, एक चीज तो जायज है ना कि यहाँ का जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो मैं इनको नंबर दे देती हूँ, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड, तो जो नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप हमेशा अकेला नहीं रहेगा, Yo, ma'am. है ना। वो तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं हो रहा ना, वो तो फर्स्ट वाला था, तो वो वाला हमेशा अकेला रहता है। और ये कौन से कार्बन की पोजीशन में पड़ा हुआ है? फॉस्फेट किससे अटैच है? Carbon number कार्बन नंबर 5, यस। तो इसी वजह से ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाली हूँ, इसी वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमेशा अकेला पड़ा रहता है, इसका फॉस्फोरस हमेशा फ्री रहता है, तो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप पड़ा है वो फ्री पड़ा है, इसलिए इस एक चेन के एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड। समझ में आया? 5 प्राइम एंड क्या होता है चेन का? यो मैम तो 5 प्राइम एंड क्या होगा? 5 प्राइम एंड is the site where phosphate group is present freely। ठीक है जी। Yo, ma'am. आप सोचो जितना भी नीचे चले जाओ, एक पॉइंट आएगा जहां ये चेन एंड हो रही होगी ना, जहां पे ये चेन एंड हो रही होगी वहां पे जो इसका कार्बन नंबर 3 है वो अकेला पड़ा होगा, वो किसी फॉस्फेट से अटैच नहीं होगा, तो लास्ट वाले एंड को मैं बोलूंगी 3 प्राइम एंड। समझ आया?
तो 3 prime end is where carbon 3 of pentose sugar present alone, present freely. क्लियर है सबको? Yo-yo ma'am. ये लिख लो दोनों चीजें. कोई बच्चा जो कल नहीं आया था उसको समझ नहीं आएगा क्या बोल रही हूँ मैं आज, तो वो कल का लेक्चर मुझसे ले लेना और लगा लेना. अपलोड हो गया. डन. मैम एक Yo-yo बार और ma'am. बताती हूँ. तो ये रही मेरी चेन डीएनए की. ठीक है जी. एक एक स्ट्रैंड है ये मेरा. तो इस स्ट्रैंड के इस वाले पॉइंट को मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस तो सेंटर की तरफ होंगे. तो यहाँ पर फॉस्फेट लगा होगा कार्बन नंबर 5 से, वो अकेला पड़ा रहेगा, वो किसी से अटैच नहीं होता. इसलिए इस वाले एंड को, क्योंकि कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट फ्री बैठा होता है, इस एंड को मैं बुलाती हूँ 5 प्राइम एंड. और जहां पर ये चेन एंड हो रही है वहां पर भी एक न्यूक्लियोटाइड पड़ा होगा. न्यूक्लियोटाइड से तो बना है. उसका न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट तो ऑक्यूपाइड होगा ऊपर वाले से अटैच. ठीक है, उसका तो आराम से चल रहा है. लेकिन उसके नीचे जो कार्बन नंबर 3 की पोजीशन है, यहाँ पर वो किसी से अटैच नहीं है क्योंकि चेन एंड हो गई है. तो इस वाले एंड को मैं बोलती हूँ 3 प्राइम एंड. तो इसलिए कोई चेन जो होती है डीएनए की, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम एंड कहलाती है. क्लियर? यो मैम. Yo-yo ma'am. अब जो डीएनए की चेन होती है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, 2 चेन होती है. तो एक चेन तो तुमने बना ली. अब दूसरी चेन को कैसे बनाना है? ठीक है, तो दूसरी चेन है, मैं इसको सीधा बना रही हूँ. इसके बाद हम इसे कॉइल कर देंगे. ठीक है, तो ये एक चेन तो बन गई. 2 चेन बनानी है हमें. ये रही दूसरी चेन. अब कंडीशन ये है कि नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर में ही आनी चाहिए. तो अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं तो नाइट्रोजनस बेस सेंटर में आ रहा है. सही है, इसका कार्बन नंबर 1 यहाँ आ रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल मुझे बनाना है ना, तो इसमें भी कार्बन नंबर 1 सेंटर में ही इस साइड ही आना चाहिए ताकि नाइट्रोजनस बेस सेंटर में आए. ये बात समझ आई? Yo-yo ma'am. यो मैम. तो नेचर इसे पता है कैसे बनाती है? एक चेन को सीधा बनाते हैं और एक चेन को उल्टा. उल्टा देखो कैसे. इस साइड पे वो इस पूरे मॉलिक्यूल को उल्टा कर देती है ऐसे. और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 को डालती है. और कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा होता है? नाइट्रोजनस बेस. Nitrogen base. तो ये पूरी चेन ऐसे हो जाएगी, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ये रहा और ये अगले वाले से अटैच होगा. समझ आया कैसे बनाइए? यो मैम. तो Yo-yo एक ma'am. तरफ चेन आपकी सीधी चलती रहेगी और एक तरफ चेन आपकी उल्टी उल्टी चलती रहेगी. तो अब अपनी कॉपी में इसे बनाओ और मुझे एक चीज बताओ, खुद से बताओ. एक सेकेंड. नाइट्रोजनस बेस कि इस साइड पे पोलैरिटी क्या होगी? मतलब इसे मैं क्या लिखूं? 5 प्राइम एंड लिखूं या फिर 3 प्राइम एंड लिखूं? ये खुद से बताना. 3 प्राइम एंड, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 है वो फ्री है ना. यहाँ पे देखो, ये कार्बन नंबर 3 फ्री बैठा है, इसके पास किसी से Yo-yo ma'am. अटैचमेंट नहीं है. दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड. इसलिए डीएनए की हमेशा एक चेन. अब मैं इसको कॉइल करने वाली हूँ. ठीक है, तो जब भी हम कॉइल करते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं. हम कहते हैं एक चेन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी चेन हमेशा उसके ऑपोजिट होती है. और ये रूल है यूनिवर्सल, ये कभी चेंज नहीं होगा. तो दूसरी जो चेन होगी मेरी वो होगी 3 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम. बस ऑपोजिट पोलैरिटी याद रखना. क्लियर? यो मैम. Yo-yo ma'am. बढ़िया, बना लिया सबने? Yo-yo. यो मैम. ठीक है, चलो आगे. Yo-yo ma'am. एक मिनट. बना लिया. यो मैम. आज क्या क्या कराना है? डीएनए का स्ट्रक्चर. यो मैम. चलो Done. डन. मैं देख रही थी क्या क्या कराना था, भूल गई मैं. हाँ, हो गया स्ट्रक्चर. डन. ये था जो मेन था. cool.
सो डीएनए का स्ट्रक्चर की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पहली बार कि डीएनए के अंदर कुछ मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज है पड़ी हुई जो कलर्ड सी दिखाई दे रही है, वो सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिश मिशर ने 1869 में, और इन्होंने डीएनए को नेम दिया था न्यूक्लिन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहली बार उन्होंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा पर उसका स्ट्रक्चर ऐसे डिकोड नहीं हुआ। वॉटसन एंड क्रिक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। और ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये एक्चुअली कौन से डीएनए का है? दिस इज ऑफ बी डीएनए। डीएनए बी फॉर बॉय, बी डीएनए। डीएनए बहुत टाइप के होता है, जेड डीएनए भी होता है, ए डीएनए भी होता है, सी डीएनए भी होता है। ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने। ठीक है, 1953 में दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये नीट की इंपॉर्टेंट लाइन है। इनकी रिसर्च खुद से नहीं थी एज सच, इन्होंने जो रिसर्च थी बेसिकली वो रेफरेंस थी रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्कन की। बेसिकली रोजलिंड फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने पहली बार एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक टेक्निक है जिसमें डीएनए के सैंपल को एक तरह से लिया और क्रिस्टलाइज कर दिया। अब उसके ऊपर लेजर मारी तो लेजर मार के दूसरी तरफ एक एक्सरे इमेज आ गई। उस तरीके का एक्सरे था ये, बहुत बड़ा एक्सरे होता है ये, एक्सरे डिफ्रैक्शन की बहुत बड़ी मशीन होती है। सो उन्होंने रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने सबसे पहली बार एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाया था, एक्सरे पहली बार डीएनए के स्ट्रक्चर का लिया था। लेकिन उस टाइम पे लेडीज को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था रिसर्च में, तो पैट्रियार्की बहुत थी उस टाइम पे। तो मॉरिस विल्कन उनके सीनियर थे, तो मॉरिस विल्कन ने वॉटसन एंड क्रिक को रोजलिंड का जो एक्सरे आया था वो रोजलिंड की नॉलेज के बिना उन्हें दिखा दिया था। और वॉटसन एंड क्रिक ऑलरेडी वर्क कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर को डिकोड करने के लिए। तो बिफोर रोजलिंड अपनी रिसर्च को पब्लिश करती, वॉटसन एंड क्रिक ने अपनी रिसर्च को पब्लिश कर दिया। और जो पहले पब्लिश करता है उसको क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, और ऊपर से उस टाइम पैट्रियार्की बहुत थी, फीमेल को इतना सपोर्ट नहीं करते थे रिसर्च में। सो वॉटसन एंड क्रिक को ही क्रेडिट जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए। पर सबसे पहले जो फोटो एक्चुअल में जनरेट की थी वो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने की थी विद मॉरिस विल्कन। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो नोबेल प्राइज मिला था वो वॉटसन एंड क्रिक को मिला था एंड मॉरिस विल्कन को मिला था। रोजलिंड फ्रैंकलिन को नहीं मिला था बिकॉज एक्सरे डिफ्रेक्शन करते टाइम उन रेस से उनको कैंसर डेवलप हो गया था, सो शी डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। तो उनको उसका कंसिडरेशन वहां तो नहीं मिला था, बट अभी उनको याद किया जाता है, फनी, तब उनको याद नहीं किया किसी ने। सो वॉटसन एंड क्रिक वाज द वन हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसकी रिसर्च पे उनका रिसर्च बेस्ड थी? वो थे रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्कन। ठीक है, मैम that's not a happy story, I know, that's a sad story, but this is how it has been discovered. उन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये तो हमें पता है, और वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। ये मैं बात कर रही हूँ बी डीएनए की। राइट हैंडेड मतलब अपना राइट हैंड उठाओ और उसको ऐसे घुमाओ, तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर कॉइल है। दो थ्रेड है वो आपस में ऐसे कॉइल होते हैं, जैसे रिबन लगाते हो ना स्कूल में, तो 2 रिबन्स कुछ इस तरीके से कॉइल्ड है। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन, ये क्वेश्चन है। बैकबोन किससे बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट से। तो डीएनए की बैकबोन शुगर एंड फॉस्फेट से, और बेस कहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं? इनसाइड। तो मैं ऐसे बना सकती हूँ ना कि अगर ये 2 डीएनए की थ्रेड है तो यहाँ पर बेसिस आपस में अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड करता है? कितना हाइड्रोजन बॉन्ड से? डबल हाँ, और ग्वानिन किससे बॉन्ड करता है? साइटोसिन कितने बॉन्ड से? तो कुछ इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, वहां से कर लेना। ओके, अब देखो 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो जो दोनों चेन होते हैं वो दूसरे के एंटी पैरेलल है। कैसे? देखा था ना, एक का फेस अपवर्ड था और एक बिल्कुल उल्टी थी, तो दोनों की दोनों एंटी पैरेलल होती है। एक चेन की पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे की होगी 3 प्राइम टू 5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। और दोनों चेन एक दूसरे से कैसे अटैच है? थ्रू नाइट्रोजनस बेसिस। और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यस, ये भी नीट की लाइन है, राइट। एडेनिन थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानिन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो ये नीट के ही क्वेश्चंस है सारे। क्लियर? मैम यूरेसिल किसके साथ जुड़ा होता है? किस कौन कौन? यूरासिल यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। वो एडेनिन के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से। ठीक है, मैम
नाउ अब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है चार्गफ, और इनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आता है इस पे, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा सा जो आ जाता है मोस्टली और इजी होता है। ओके, तो जो चार्गफ थे, इसी टाइम पे जब डीएनए का डिस्कवरी चल रहा था स्ट्रक्चर की, चार्गफ ने ये रूल दिया था, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड के ऊपर रूल दिया था। उन्होंने सिंपली कहा कि इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एंड प्रोपोर्शन ऑफ जी ग्वानिन एंड साइटोसिन इक्वल रहता है। क्या मतलब है इसका? तुमको याद है न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से परे है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन डीएनए की बात हो रही है, अब हम आरएनए की बात नहीं कर रहे अभी। तो डीएनए में प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एटीजीसी। तो उन्होंने सिंपली क्या कहा, बहुत सिंपल सी बात करी, उन्होंने कहा कि जितना भी एडेनिन का, देखो पहली चीज तो कभी फिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि किसी की डीएनए में एडेनिन 20% है या 30% है, फिक्स है, हर किसी का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, तुम्हारा डिफरेंट है, हम सबका डिफरेंट है, ठीक है जी। तो जो डीएनए है, अगर ये डीएनए है तो मैं ये कह सकती हूँ ये डीएनए डीएनए किससे मिलकर बना है? 100% ये किससे मिलकर बना होगा? ये न्यूक्लियोटाइड से, इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस से, है ना। अब नाइट्रोजनस बेसिस की कॉम्पोजिशन पूछी जाएगी। तो अगर मैं कहूँ एडेनिन के मेरे पास मॉलिक्यूल्स है 6, तो क्या लगता है थायमिन के कितने होंगे? 6। थायमिन के भी 6 होंगे। क्यों? क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन से बॉन्डेड पड़ा रहेगा, वो अकेला थोड़ी पड़ा रहेगा, अकेला क्या करेगा, अकेला करेगा। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि ग्वानिन के मेरे पास मॉलिक्यूल पड़े हैं 10, तो साइटोसिन के रहेंगे 10। हाँ, दोनों के सेम रहेंगे, ठीक है। तो यही बात उन्होंने कहा कि प्यूरिन का जो सम होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पिरामिडिन, T प्लस सी इक्वल्स टू 1। लेकिन तुमको एक चीज याद रखनी है इस केस में, दैट इज ऐसा जरूरी नहीं है कि 50% हो, ऐसा नहीं है कि डीएनए 50% प्यूरिन है 50% पिरामिडिन है, नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन एक चीज सेम रहेगी, जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन रहेगा। ये बात समझ आई? तो जरूरी नहीं है ये 50% हो, लेकिन अमाउंट एडेनिन का थाइमिन का जरूर इक्वल रहेगा, ठीक है। ये क्लियर? क्वेश्चन करके देखते हैं हम समझ आया या नहीं, राइट, फिर पता चलेगा। लेट मी चेक, होगा कोई ना कोई क्वेश्चन तो। हाँ, ट्राई दिस वन। मैम ए। मैम ए। बेटा मैसेज करना, बाकी को भी मैम तो कर दिया, बाकियों ने। यो मैम। जैसे मैंने फोन उठाया, फोन ही फोन बज रहा है। तुम्हें भी बर्थडे आ रही है क्या? यस यस मैम। क्या डाला तुमने? मैम अपना अपना बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। किसका है मैम? मैम किसका है? क्या? मैम आपने बोला हैप्पी बर्थडे। किसका है बर्थडे? नहीं, मैं कह रही हूँ तुम्हें बर्थडे डाली है, अगर तुम क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। यस मैम आज मैम आज आई थी। हम्म, मैं अभी इसे ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो मुझे भी आ रही है, तो मैं देख रहा था ये क्या चीज है। ओके, अब जैसे मैसेज शो नहीं हो रहा मुझे, इसमें देख लेता हूँ क्या टाइम हुआ है। अच्छा, अभी है टाइम। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, तकरीबन बच्चों का आंसर ये है। क्वेश्चन ट्राई तो किया करो, बाकी ने ट्राई नहीं करा। फिर नवप्रीत, हीना, आंचल, श्वेता, नितिका, रमिता, पारुल, तान्या, सपना, रिया, शगुन, सिल्की, विशाल, दीक्षा, अर्चना, प्रीति ने ट्राई किया है, बाकी ने ट्राई भी नहीं किया। ट्राई भी नहीं किया। स्वाति, इन डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन, देखो टोटल लेनी है परसेंटेज 100, मैं बिल्कुल स्टेप में कर देती हूँ, 100% लेनी है, ठीक है। अब देखा, वो कह रहे हैं एक चीज गिवन होगी, उन्होंने कहा थायमिन की परसेंटेज है 20। तो मेरे पास जो थायमिन है, मैं टी ही लिख रही हूँ क्योंकि इतना लंबा किसके पास टाइम है। टी इज 20%। तो मेरे को अगर कंफ्यूजन रहती है प्यूरिन में या पिरामिडिन में, तो देट इज ओके,
मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, ATGC, मेरे को ऐसे याद है लिखना। तो जितना थायमिन है मुझे पता है एडेनिन भी उतना ही होगा, 20% के साथ अटैच, तो ये भी 20% होगा, है ना? यो सही मैम। बात है। तो 20-20 यानी 40%, तो मेरे बेसिकली 40% तो इन्होंने ही खा लिया, 40% कंज्यूम हो गया, है ना? 40% ऑक्यूपाइड हो गया ना। यो मैम। मुझे पता 40% में क्या है। अब बचा कितना? 100 में से 40 गए तो कितने बचे? 60%। हैं 60 60%। 60% ना, 60%। तो मतलब कि मेरे डीएनए में 40% तो एडेनिन और थायमिन ले गए, यानी कि मेरे पास अब जो बचा है दैट इज 60%। तो मैं 60% में क्या लिखूंगा? द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन को 60% में लिख दूं। अगर मैं नो मैम। कहूंगी ग्वानिन मेरे पास 60% है, तो मेरे पास साइटोसिन भी 60% होगा। ये तो 120% अकेला हो गया, ये तो यस गलत मैम। होगी मैथ। टोटल परसेंटेज 100 ही जानी चाहिए, है ना? मुझे 60 चाहिए, तो कुछ नहीं, जो भी परसेंटेज बचती है उसका हाफ कर लो, 30। अगर ग्वानिन 30 है तो साइटोसिन भी 30 है, टोटल हो गया 60। 60% खत्म कर रही है और ये 40% ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हो गया ना 100%। यो मैम। तो एंड में टोटल कर लिया करो, तो एंड में होगा 100%। तो मुझे ढूंढना क्या था? ग्वानिन की परसेंटेज, तो ग्वानिन इज 30%। 30%। तो आंसर वुड बी सी। समझ में आया कैसे करना है? यो मैम। ठीक है, तो काम करो, इसी क्वेश्चन में इसको कर लो 40% और थायमिन की जगह चल कर ले लो ग्वानिन। 10%। अब मुझे थायमिन बताओ कितना होगा। ऑप्शन में नहीं होगा आंसर, खुद से बताओ कितना होगा। 10। 10%। करके देखो। सबने ये क्वेश्चन उतार लिया? ये सॉल्यूशन उतार लिया, ये काम आएगा करने के लिए। यो मैम। ठीक है, तो अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला करा है। हम पहले टोटल परसेंट टेकन इज 100, एंड में 100% आना चाहिए, ठीक है? तो हम मुझे क्वेश्चन में देखा है ग्वानिन, ग्वानिन अगर 40% है तो मुझे पता है ATGC, ग्वानिन के साथ बॉन्ड साइटोसिन करता है, तो साइटोसिन भी 40 होगा, यानी 40 80%। तो 80% तो ऑक्यूपाई हो गया, 100 में से 80 के बचे 20, तो 20% बचा। अब 20% में एडजस्ट करना पड़ेगा एडेनिन को भी थायमिन को भी। तो अगर 20 का हाफ कर लो, हमेशा क्या करो, जितना बचा है रिमेनिंग जितना भी है उसका हमने हमेशा क्या कर लेना होता है, हाफ, है ना? तो अगर मैं कहूँ एडेनिन मेरा 10% है, तो मेरा थायमिन भी 10% हो जाएगा, दैट इज 20%। हो गया ना, 80 + 20 इज 100। तो क्वेश्चन था मेरा थायमिन ढूंढो, तो थायमिन इज 10%, आंसर विल बी 10। क्लियर? यो मैम। सो दिस इज हाउ यू डू इट। ये क्वेश्चन आते हैं और ये सिंपल है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये बहुत आता है। डन? पीछे आते हैं। अब देयर इज अ डेटा विच यू हैव टू लर्न, कुछ डेटा है जो आपको लर्न करना है एज इट इज, ठीक है? कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस आपको दे रखी है और आपको वैसे के वैसे याद करना है कि डीएनए में कितना कंटेंट होता है बेस पेयर का। बेस पेयर किसको कहते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस को। जो नाइट्रोजनस बेस कर रहे हो ना, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इन्हीं को बेस पेयर कहते हैं। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये बस सर्कल है, पता नहीं ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है पता है? It is a virus which kill bacteria. वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यस, इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया पे लगने वाले वायरस है उनको बैक्टीरियोफाजेस या बैक्टीरियोफेज बुलाते हैं, ठीक है? तो लेमडा, दिस इज लेमडा, लेमडा 175 इज ए बैक्टीरियोफेज। इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड है? 5386। मेरे पास ये याद करने के लिए अभी कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको आप लिख लेना। मैम ये लैम्डा है। फिजिक्स में तो है। 5 है, फिजिक्स में तो और जैसा होता है लैम्डा। लैम्डा बुलाते हैं इसको बैक्टीरिया के नेमिंग में। मेरे हिसाब से तो लैम्बा लैम्डा ही, फिर भी एक बार चेक कर लूंगी, हमारे फिजिक्स में 5 पढ़ते हैं। एक बार इसे चेक कर लूंगी। ये नहीं होता 5? अच्छा नहीं, ये साई होता है, सही है नहीं? 5 बोल रहे थे बायो वाले मैम भी हमारे।
ठीक है, मैं एक बार चेक कर, 5 होता है, सर्कल लगा के उसमें लाइन लगा देते हैं, उसको 5 बोलते हैं। एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। यो मैम। उसके अलावा मैम लैम्डा से क्या है? बोल 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 आगे बोल। लैम्डा से पहले क्या लिखा है, क्यों? क्यों नहीं है यार, ये पता नहीं इन्होंने नंबरिंग ऐसे क्यों करी है, बस ऐसी ही है ये, कुछ नहीं है। मैम आप दोबारा से रिपीट कर दोगे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये जो डेटा है ना, ये बस लर्न करना है। नीट में कभी कभार सीधा डेटा पे क्वेश्चन आता है, विच इज अच्छी बात है बुरी बात बोथ, बिकॉज अच्छी बात ही है कि इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट बुरी बात ये है कि ये डेटा याद भी होना चाहिए। तो अगर तो तुम्हारी रेटाफिकेशन अच्छी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर रेटाफिकेशन अच्छी नहीं है फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो याद तो करना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ये मैं पता कर देती हूँ। बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर्स, इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इकोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, 4.6 मुझे थोड़ा याद है, ठीक है, ऊपर वाले मुझे भी नंबर नहीं याद टू बी ऑनेस्ट। अब हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब क्या होता है कि ये दे आर टॉकिंग अबाउट अ सेल व्हिच इज एन, हाँ, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर मैं एक नॉर्मल सेल में बात करूंगी तो उसको डबल कर देंगे हम, 6.6, ठीक है जी। यो मैम। तो ये कुछ कंटेंट है जो तुमको रटना ही पड़ेगा, लिख लेना, बाद में प्रेजेंटेशन भेजूंगी मैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैम एक मिनट पिछले स्लाइड करोगे, लास्ट रह गया था। हाँ लिख ले। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। चलो अब मैं तुम्हें इसे घुमाती हूँ, सेम डेटा है, अभी करते हैं इसे। अब हम थोड़ा सा पैकेजिंग ऑफ डीएनए कर लेते हैं, ठीक है। डीएनए पैक कैसे हुआ न्यूक्लियस, यो मैम। ओके मैम। अब डीएनए की प्रॉब्लम क्या है कि डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल 2.2 मीटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो छोटू सा है। 2.2 मीटर का मॉलिक्यूल कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जाएगा जो पॉइंट से भी छोटा है, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो डीएनए, नेचर ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, उसने कहा डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। उसने कहा तुम्हें ये पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यो मैम। यो मैम। तो बस यही हुआ कि डीएनए जो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बहुत बड़ी थ्रेड है इसकी, तो इसकी बहुत बड़ी सी थ्रेड क्या करती है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर कॉइल हो जाती है और अपने स्ट्रक्चर को छोटा करती है। घर में कोई है जो वूल का काम करता हो, मतलब वूलन कभी देखा तुमने, क्रोशिया से यो मैम। तुमने कभी देखा है कि इतनी सारी वूल होती है, उसको छोटा सा गोला बना लेते हैं, यो मैम। लेकिन अगर तुम वो गोला खोलने लगो तो कितनी सारी ऊन निकल के आती है ना। यो मैम। तो ये यो करना है, मैम। जैसे तुम्हारा रिबन है, जब तुम उसको खोलोगी वो इतना बड़ा है, लेकिन अगर तुम उसका छोटा सा गोला बना लोगी तो इतने से हाथ में आ जाएगा ना, इतनी सी स्पेस में। यो मैम। तो डीएनए के साथ भी यही करना है, डीएनए को इतने बड़े को छोटू सा बना के, गोला बना के न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे, उसको हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। इतनी बात क्लियर करेंगे क्या हम, यो मैम। है ना। अब पैकेट करने के लिए नेचुरली पैकेजिंग होनी है ना, हम बाहर से तो नहीं कर रहे, वूल को तो मैंने, रिबन को तो मैंने खुद से छोटा कर दिया, लेकिन डीएनए को तो मैं खुद से छोटा नहीं कर सकती। तो नेचुरली कैसे होगा, चार्ज करवाएंगे। अगर डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसके पास जाकर चिपकेगा, वो मॉलिक्यूल जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या वो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए काम करने आता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन। सो देयर इज अ प्रोटीन नेम हिस्टोन प्रोटीन, बहुत अच्छा प्रोटीन है ये, गुड प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि ये कौन से चार्ज से, प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड्स से। अमीनो एसिड। मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स। बहुत तरीके के अमीनो एसिड्स है इसके पास, लेकिन इसके पास पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा है, ऐसा नहीं है सिर्फ वही है, लेकिन पॉजिटिव वाले ज्यादा है। सो इसको लिख लो, हैव मोर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, ठीक है। अब वो कौन से दो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है जो इसके पास सबसे ज्यादा है, और उनका नाम है, तुमने सुना एक जगह का नाम है लॉस एंजलिस। यो मैम। तो अगर लॉस एंजलिस जाओगे तो कैसे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, पैदल जाओगे, रिक्शा पे जाओगे या फ्लाइट पे जाओगे, प्लेन्स। फ्लाइट से जाओगे ना, फ्लाई करके जाओगे ना। तो उससे याद रखना, दो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड जो आपको बार बार हिस्टोन में दिखेंगे, दैट इज एल ए। एल स्टैंड फॉर
लाइसिन, Lysine. एंड ए स्टैंड फॉर आर्जिनिन। आर्जिनिन याद रहता है, आर्जिनिन याद रहता है। लाइसिन में प्रॉब्लम क्या है, लाइसिन की जगह ल्यूसीन भी आ सकता है ऑप्शन में। तो याद रखना, लॉस एंजलिस फ्लाइट से जाओगे ना, फ्लाई करके, तो फ्लाई में वर्ड क्या है, FLY, तो वाई आता है लाइसिन में। ओके, यो तो मैम। LA जाने के लिए हमें फ्लाई करना पड़ा था, तो लाइसिन लिख के आना, ल्यूसीन नहीं। ओके, यो मैम। ठीक है। तो हिस्टोन ऐसा प्रोटीन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास 2 अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है, आर्जिनिन और लाइसिन। क्लियर? यो मैम। यो मैम। अब इसकी कुछ यूनिट होती है, उसकी यूनिट हमें समझना पड़ेगा ये कैसे अरेंज है, तो बता दूं। यो मैम। देखो, तो मैं हिस्टोन को यहाँ खोल देती हूँ थोड़ा सा, टाइम है ना अभी? यो मैम। यो मैम। 10 मिनट और, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कल वाले भी बताने हैं ना, मैंने होमवर्क करा है। यो मैम। बहुत यो बढ़िया। मैम। यो मैम। अक्षिता आई है? अक्षिता इसी क्लास से? नो मैम। Oh, ma'am. उसने मुझे 11 बजे होमवर्क भेज के बोला था कि मेरा होमवर्क चेक कर दो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, कहाँ है वो बच्ची जिसको लगता है मैं और कुछ नहीं करती। मैं और बैच में होगी। उसने वो भी मुझे क्या भेजे थे, ABCD आंसर लिख के, मेरा होमवर्क चेक करो। और उसने मुझे लिखा था कि मेरा होमवर्क चेक करो। मैं कहा अच्छा, तू मुझे क्लास में मिल उसे मैं बताती हूँ। आज बताना उसको मजा। अच्छा कॉन्फिडेंस था उसका, अरे अभी चेक करो फ्री हो आप, हाउ डेयर यू, आप बैठे कैसे हो फोन पे। तो ये स्टोन के ना यूनिट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन के यूनिट कैसे बनाएंगे हम, H1 H2, लेकिन मेरे को 2 चाहिए, 2, H2 H3 NH4। ठीक है, गिनती खराब है हमारी, H1 2 H2 H3 NH4। सो H2 की यूनिट को हम बोलते हैं A फॉर एप्पल, और इसके साथ वाले को बोलते हैं B फॉर बॉय। H2 में फर्क कैसे करेंगे, एक को A बोल देंगे, एक को B बोल देंगे, ठीक है। इतना सा clear? यो मैम। देखो कुछ नहीं है, ये डब्बे अमीनो एसिड से ही बने हैं, पर याद करने का तरीका, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब H2 के पास 2 यूनिट्स है, 2 ब्रिक्स है, जिससे मिलके ये सर्कल बनेगा। H2B के पास भी 2 ब्रिक्स है, इनको हम यूनिट्स कहेंगे, हिस्टोन की यूनिट्स। कभी तुमने लीगो खेला है? नो मैम। अरे भगवान, कुछ उल्टा या ना भूल जाइयो, इंटरनेट का कुछ नहीं पता चलता। ये डब्बे वाली गेम नहीं खेली तुमने? नो मैम। नो मैम। हम खेलियो मैम। यो मैम। देखो, अगर नहीं भी खेली कोई बात नहीं, स्टाइल मानने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है गेम। लेकिन लीगो देखे है मैंने। तो इसे लीगो है, ये छोटे छोटे डब्बे, एक डब्बे से एक डब्बा मिलाओ, एक डब्बे से एक डब्बा मिलाओ। हिस्टोन में मैं जो बॉक्स बना रही हूँ वो लीगो जैसे है, एक से एक मिलेगा, एक से एक मिलेगा, और एक हिस्टोन का गोला बन जाएगा, ठीक है। तो लीगो कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है, समझ आई? यो यो मैम। मैम। यो मैम। ठीक है, तो कितने डब्बे बना लिए मैंने? 4 8। बेटा आंख निकाल, पानी में डाल, धो के वापस लगा, और बता कितने लगाए। 4। 7 8 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे क्या खा के आते हो? पहले 8 ही बोला था। हाँ, नहीं नहीं, कि बीच में एक ही किसी ने बोला 4 भी बोला था, समझ आई? मैम मैम, 7 yes, बोला था ma'am. किसी ने। ये एक और थे, अरे एक आंख आधी कानी है, दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो 4 यूनिट है ना, बेसिकली 8 सब यूनिट है, तो इनको हम बुलाते हैं 8 सब यूनिट। तो 8 सब यूनिट मिलके एक गोला बनाती है, और 8 सब यूनिट है ना, इसलिए हम इसे बुलाते हैं हिस्टोन। हिस्टोन, हाँ सही बोल रही है, ऑक्टामर। ठीक है, ऑक्टा मीन्स 8। तो 8 सब यूनिट से ये बनता है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके आसपास डीएनए लगता है, ठीक है। इतना क्लियर? यो मैम। तो ये H1 क्या करता है, H1 हमारा लिंकर वाला होता है, ये हमारा कोई और काम करता है, ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। तो H1, दिस यूनिट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टामर। क्लियर? यो मैम। बना लिया सबने? यो मैम। देखो, अब देखो कॉलिंग कराते हैं। तो ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आया एक ऑक्टामर के पास,
ये एक ऑक्टामर के पास कितनी बार घूम सकता है? कि एक ऑक्टामर के पास सिर्फ 2 बार घूम सकता है। एक बार घूमा, उतने में ऑक्टामर कवर हो जाता है। ये 2 बार घूमा, ऑक्टामर कवर हो गया, उसके बाद बाहर निकल गया। यो मैम। लेकिन डीएनए तो पूरा कॉइल हुआ नहीं, तो अगले ऑक्टामर पे लग जाता है ये। यहाँ पे भी कितनी बार घूमेगा? 2 बार। 2 बार। तो ऐसे करता करता जो डीएनए है जो पहले खुला हुआ था वो ऑक्टामर के आसपास लगने लग गया। समझ आया बात? यो मैम। साथ साथ बना लो, साथ साथ बना लो, इजी रह जाएगा। ठीक है जी, ये भी आ गया, बन गया ये। ऐसे ही बहुत सारे लगते हैं। तो ये जो एक गोला होता है, अब मैं इसको क्या बुलाऊं जिसके आसपास डीएनए? देखो, जब ये अकेला था तब था ये हिस्टोन ऑक्टामर, मैंने यहाँ लिखा है। जब इसके आसपास डीएनए लग जाता है तो दिस इज एन ऑक्टामर प्लस डीएनए, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज ऑक्टामर डी नहीं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियो ऑक्टामर। नो, न्यूक्लियोसोम। क्या बुलाते हैं हम इसे? न्यूक्लियस तो न्यूक्लियोसोम। वो H1 यूनिट कहाँ गई? H1 यूनिट पड़ी होती है यहाँ। H1 यूनिट क्या करती है? लिंक करती है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से। ठीक है, तो ये बीच में जो डीएनए है ये लिंकर डीएनए कहता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। ओके, जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करती है। क्लियर? यो मैम। तो अगर एक को न्यूक्लियोसोम कहते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो ये पता है कैसे दिखाई देता है? नो मैम। दिखा देते हैं फिर। ये कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है? यो मैम। ये छोटे छोटे, ये छोटे 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 सर्कल दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोसोम है और उसके आसपास जो लगा हुआ है ये डीएनए है। ऐसा नहीं लग रहा कि मोतियों की माला बड़ी है छोटी सी? यो मैम। मोतियों की माला की तरह दिखाई देता है ये। कहाँ है ये? सबसे अच्छी पिक्चर तो यही लगी मुझे। तो मोतियों की माला की तरह ये दिखाई देता है ना, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं पता है? इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं बीड्स, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और इसे हम टुगेदर बुलाते हैं क्रोमैटिन। तो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम इज क्रोमैटिन, एक न्यूक्लियोसोम इज हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। ये बात समझ आई? मैम। एक न्यूक्लियोसोम के आसपास कितना डीएनए कॉइल हो सकता है? उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? अराउंड 200 बेस पेयर। ओके, यो मैम। एक बेस पेयर किसको बोलूंगी मैं? एक एडेनिन या थाइमिन का ग्रुप और एक ग्वानिन या साइटोसिन का ग्रुप। एक ग्रुप को मैं एक बेस पेयर बोलती हूँ, बेस का पेयर है ना ये, तो इसको मैं एक बेस पेयर कहूंगी। तो 200 बेस पेयर का मतलब है कितने नाइट्रोजनस बेसिस होंगे टोटल उसमें? 400। 100। 400। क्लियर? बना लिया? यो मैम। ओके, एक्चुअल में यही था। अब देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा और कॉइल कर दूं, देखो अब ऐसे ही कॉइल होता चला जाएगा, राइट? तो देखो, ये बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, और धीरे धीरे ये बहुत कंडेंस हो जाता है, बहुत पास आ जाता है। ये इतना ज्यादा कंडेंस हो जाता है कि अब मैं इसको पता है कैसे बना सकती हूँ? मैं इसको सिंपली ऐसे बना सकती हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है? ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत कंडेंस हो जाता है ना, तो ऐसे दिखता है ये। और ये बड़े इसके बीच बीच में आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं। यो मैम। इसके आसपास और भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन आके लगते हैं, बहुत सारे प्रोटीन लगते हैं, और फाइनली ये स्ट्रक्चर आपको अंडर माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, और प्रोटीन्स लग के, और इसे हम क्या बुलाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम कहाँ से? क्रोमोसोम। सो दिस इज अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम कुछ ऐसे ही बनता है कि क्रोमेटिन और कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होते होते क्रोमोसोम बना देता है। ये आपको जनरली मेटाफेज में देखने को मिलता है ना, क्लियरली, राइट?
और यहाँ पे और भी प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको अलग तरीके से दिखता है। दिस इज हम इस क्योंकि ये हिस्टोन नहीं होते इसलिए हम इन्हें बुलाते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और इसको शॉर्ट में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी NHC। ये आपको एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ दिखेगा भी। क्लियर? इस तरीके से डीएनए कंडेंस होता है। क्लियर टू ऑल? Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। NHC होगा या NHP? P। ओके मैम। और किसी को डाउट? नो मैम। नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम भी सी भी कह देते हैं। जनरली हम सी यूज करते हैं वोकैब में क्योंकि उससे क्रोमोसोम बनता है ना, तो हम सी भी लगा देते हैं वैसे। पर चलो तुम स्पेसिफिकली वर्ड लिख रहे हो अभी तो ये लिखो। यो मैम। ओके चलो करे क्वेश्चंस। Yo-yo मैम। चलो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं तो लेट्स सी हमें कितना समझ में आया। पहले कल वाले निपटाते हैं। एक सेकंड। ओके अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? प्यूरीन, नाइट्रोजन पिरामिडीन, फॉस्फेट। अच्छा एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है और तीन चीजें मेरे को जहां तक याद है वो है बेस, नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक शुगर। पेंटोस शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड पेंटोस ग्रुप। आई थिंक दिस इज द आंसर। यो मैम। नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन एंड पिरामिडीन अलग अलग लिखा है इन्होंने लेकिन बाकी चीजें काट दी थी ना तो इसलिए वो गलत हो गया। समझ आई बात? यो मैम। सो आंसर वुड बी सी। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ रेपिटेटिव यूनिट होती है किसकी? राइबोन्यूक्लियोटाइड। हाँ तो इसमें गलत होता बी एंड डी में से। डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि टाइड है जो रेपिटेटिव यूनिट है ना, राइट? द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। आरएनए डज नॉट पोजेस। अब आरएनए के पास क्या नहीं होता? थायमिन नहीं होता क्योंकि थायमिन की जगह उसके पास यूरेसिल होता है, राइट? मैम 45 डी होगा। 45 DNA is composed by repeating unit of। डी होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की रेपिटेशन से बनती है ना। यो मैम। अच्छा न्यूक्लियोटाइड तो हो गया वही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जिसमें ये वाला ग्रुप आ जाएगा, पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। और डीऑक्सीराइबोस का मतलब वो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस उसकी शुगर का ही तो नाम है। यो मैम। तो इसको हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं इसलिए डी होगा। ठीक है, मूविंग ऑन। Which one of the following statement is correct? तो करेक्ट ढूंढना है हमें। एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कह रहे हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सही है? एडेनिन पेयर थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसी में होता ही नहीं है, गलत। एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तो ग्वानिन एंड साइटोसिन भी गलत। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन, नहीं वो तो थायमिन से ही पेयर करता है। तो आंसर वुड बी ए। प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। तो वो कौन सा प्यूरिन है जो डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है? तो एडेनिन, हाँ तो एडेनिन में मिलता है हमें और ग्वानिन में मिलता है। तो आंसर वुड बी सी। Now 3' 5' phospho diester, दो एस्टर linkage inside a polynucleotide chain serves to join. Phospho diester, diester bond किसको ज्वाइन करते थे? एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। Exactly. तो वन न्यूक्लियोटाइड विद अदर न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड करते हैं ना। आंसर वुड बी सी, isn't it? यो मैम। वन स्टैंड ऑफ डीएनए विद अदर स्टैंड ऑफ डीएनए नहीं करते। वन न्यूक्लियोसाइड को साइड से ज्वाइन नहीं करते ये। नाइट्रोजनस बेस को पेंटो शुगर से नहीं करते हैं ये। नाइट्रोजनस बेस को पेंटो शुगर से जो ज्वाइन करता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये एक नोट लिख लो,
कि वो पूछ सकते हैं डीएनए में मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड भी करा, ग्लाइकोसिडिक भी करा, फॉस्फोएस्टर भी करता और डायस्टर भी करा, तो ये पूछ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा होता है डीएनए का, मेन बॉन्ड कौन सा है। तो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, ये इसका मेन बॉन्ड है। ऑलराइट, Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. डन। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Done. Yo-yo, ma'am. ओके, अच्छा ये तो हो गया ना क्वेश्चन, हो गया, हम्म। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। Yo-yo, ma'am. अभी नहीं करा तुमने। हाँ, ट्राई दिस वन। पीछे वाले न्यूमेरिकल से मदद ले लो, लेकिन चैट में आंसर डालना, ठीक। ट्राई जरूर करना सारे। ओके, चलो करते हैं। इन सी अर्चिन डीएनए, तुम्हें कोई लेना देना है सी अर्चिन से, तुम्हें बस डीएनए पे फोकस करना था, विच इज अ डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि ये भी डबल स्ट्रैंडेड है तो सेम आंसर आना चाहिए। 70% ऑफ बेसिस वर शोन टू बी साइटोसिन, तो टोटल हमने हमेशा लेना है 100% अपने रेफरेंस के लिए। 70% हमारे पास साइटोसिन है, 17%। अदर 3 बेसिस का हमें निकालना है। अगर 17% ATGC, तो अगर 17% साइटोसिन है, दैट मीन्स मेरा ग्वानिन कितना होगा, 17%. है ना। तो 17 + 17 इक्वल्स टू 34. 34%। 34% कवर हो गया, तो 100 में से 34% गए तो कितने बचे, 66%. 66%। पहले मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे मेरे को ग्वानिन तो मिल ही गया है ना साइटोसिन से, तो ग्वानिन का है मेरा, ग्वानिन ही निकाला है ना मैंने। Yo-yo, ma'am. तो ग्वानिन 17% यहाँ, ग्वानिन 17% यहाँ, तो यानी कि बी और सी तो मेरे गलती हो गई, Yo-yo, ma'am. है ना। अब मेरे पास बचे थे कितने, 66%। Yo-yo, ma'am. तो 66% जो मेरे पास लेफ्ट है, लेफ्ट का हम क्या करते हैं, Half. हाफ कर देंगे, इसका हाफ करेंगे तो कितना हुआ, 33%। 33%. 33% मेरे पास बचेगा कौन, एडेनिन एंड थाइमिन, Adenine or तो आंसर वुड बी। A. अगर बाई चांस मुझसे ये भी नहीं निकला होता, तब भी मुझे इतना तो पता होता ना कि जो भी बॉन्ड मेरा एडेनिन का होता वही तो थाइमिन का होता ना, तो ये दोनों अलग अलग थे, तो ये गलत हो गया था ना, yo-yo. तब भी मुझे पता चलता आंसर मेरा ए है, राइट। दिस इज हाउ यू डू दिस वन, करेक्ट। तुम सीख गया आप ये वाला क्वेश्चन, बताना ही क्या होंगे।
What are the structures called that given an appearance as beads on a string on the chromosome which view under microscope? न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम की बहुत लंबी चेन होती है जिसको हम लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बुलाते हैं, है ना? आंसर वुड बी सी. गुड. ये क्वेश्चंस है, ट्राई करना. ये क्वेश्चन तो तुमने इसमें से कर ही रखा है, ठीक है. एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ सकते हो बता देती हूँ. ये डीएनए वाला पार्ट, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो तुम. और तुम कहाँ तक एनसीईआरटी कल पढ़ के आ सकते हो, पढ़ के आना, फिर मैं यहाँ पे एक साथ कराऊंगी तो इजी हो जाएगा. दैट वुड बी पेज नंबर यहाँ तक, ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से पहले तक, ठीक है. यहाँ तक बस रीड करके आना, फिर साथ में रीड करेंगे. ओके, चलो. किसी को कोई डाउट? नो मैम.